हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल एजुकेशन विला पर। स्टूडेंट्स, आज मैं बिहार एसएससी इंटर लेवल किरण पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस 5 के कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। और हाँ स्टूडेंट्स, मैंने पिछले 1 से 4 तक के सेट प्रैक्टिस को करवा दिया है। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, सेशन को शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 तथा 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 तथा 23 रहे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे जल्दी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होगा, आप ऑप्शन से चल सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऑप्शन से अगर मैं पहला ऑप्शन को यहाँ पे लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 से अगर मैं इसको भाग दूँ तो शेषफल 5 बचना चाहिए। उसी प्रकार अगर मैं इसको 27 से भाग दूँ तो शेषफल 14 बचना चाहिए। उसी प्रकार अगर 36 से मैं भाग करूँ तो शेषफल 23 बचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 18 को जब मैं 95 से डिवाइड करूँगा तो 18 5 से 90 तक तो दोस्तों कट जाएगा। और मैं 95 में से अगर 90 को घटा लूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आप अगर 27 से 95 में डिवाइड करते हैं तो 27 या 81 तक तो लग जाएगा दोस्तों। तो 81 के बाद शेषफल कितना बचा दोस्तों, तो शेषफल इसका बच गया 14। तो दोस्तों यहाँ पे 14 शेषफल जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आप 36 से भी अगर 95 में डिवाइड करते हैं तो 36 दूना 72 और 36 दिया हो जाता है 108। तो दोस्तों 36 दूना 72 तक तो लग गया। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा दोस्तों, तो 72 मैं अगर 95 में से घटा लेता हूँ तो 5 में से 2 गया तो हो गया 3 और 9 में से 7 गया तो 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 23 शेषफल बच रहा है। मतलब तीनों कंडीशन दोस्तों यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है कुछ ही सेकेंडों में निकाल सकते हैं। और ऐसे दोस्तों इस क्वेश्चन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आपको तरीके से अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, 18, 27 और 36 का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसका मैं जब एलसीएम लूँगा दोस्तों तो यहाँ पे आप 2 से लगा सकते हैं। 2 से ये 9 हो जाएगा, ये 27, ये 18। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो है 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। उसके बाद दोस्तों ये फिर से 3 से लग जाएगा, 1 ये हो जाएगा 3 और 3 दूना 6। उसके बाद दोस्तों ये किससे भी डिविजिबल नहीं है। अब आप इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गुना जब मैं इसको करता हूँ तो 2 तिया 6 और 6 3 18, 18 तिया 54 और 54 दूना हो जाएगा दोस्तों 108। तो दोस्तों इसका लॉसा जो है 108 आ गया। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ तो 5 शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं 18 में अगर 5 घटा दूँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है 13 आ गया। उसके बाद अगर मैं 27 से इसको डिवाइड दूँ तो शेषफल लाना चाहिए 14। तो दोस्तों आप 27 और 14 का आप डिफरेंस अगर करते हैं तो दोस्तों इसका डिफरेंस भी कितना आ गया, तो 13 डिफरेंस आ गया। उसी प्रकार दोस्तों 36 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 108 को तो डिफरेंस आना चाहिए 23। तो दोस्तों आप 36 और 23 का अगर आप डिफरेंस करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका भी डिफरेंस कितना आ गया, 13। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस अगर समान हो और तो वो डिफरेंस जो है आप एलसीएम में से घटा लेते हैं तो आपका आंसर जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा 95। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 77 नंबर में लिख रहा है कि ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तीनों जो है कितने दिन में काम कर रहे हैं दोस्तों उसको आप लिख लेंगे। तो ए का वर्क है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गलती है। ए का वर्क है वो 20 दिन में काम करता है। उसी प्रकार दोस्तों बी जो है वो 30 दिन में काम कर रहा है। उसी प्रकार सी जो है दोस्तों वो 60 दिन में काम कर रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। तो इसका टोटल वर्क आ गया दोस्तों 60। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है अगर ये 60 काम को 20 दिन में करता है तो दोस्तों इसका एक दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, तो 3 का। अगर मैं 20 से भाग दे दूँ 60 में तो 3 का क्षमता हो जाएगा ए का। उसी प्रकार दोस्तों इसका क्षमता हो जाएगा 2 और इसका क्षमता सी का क्षमता हो जाएगा 1। तो दोस्तों आपको एक दिन का क्षमता ए, बी और सी का पता चल गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की मदद से वह कार्य करता है। ए जो है इसका मतलब कि पहला दिन और दूसरा दिन दोनों दिन ए ही काम कर रहा है और तीसरे दिन बी और सी उसका सहायता कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए जो है अगर वो एक दिन में, हमें पता है कि वो 3 काम करता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। उसी प्रकार अगले दिन भी, मतलब ये जो है एक दिन आगे अगर बढ़ेगा तो वो जो है अगले दिन भी 3 काम और करेगा। लेकिन दोस्तों अगले दिन
तीसरे दिन कहने का मतलब कि ए, बी और सी तीनों मिल करके काम करेंगे, तो तीनों का क्षमता यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे दोस्तों। तो ए का क्षमता है 3, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 1। तो दोनों तीसरे दिन तीनों मिल करके अगर दोस्तों काम करते हैं तो 3 2 5 1 6 काम करते हैं दोस्तों तीनों मिल करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 दिन में टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 3 3 6 और 3 9। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 3 3 6 और 6 12 काम हो गया दोस्तों। लेकिन हमको दोस्तों करना कितना काम है, 60 काम करना है। तो आप यहाँ पे 12 काम को अगर यहाँ पे आप 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना आप इधर भी करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि 15 दिन, 5 को मैं अगर 3 से गुना कर दूँ तो 15 दिन में ये टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम जो है 60 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 60 काम को करने में कुल कितने दिन का समय लग रहा है दोस्तों, तो कुल जो है 15 दिन का समय लग रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिख रहा है 78 में 3 नल पी, क्यू तथा आर अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 4, 8 तथा 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। एक अन्य नल एस पूरे भरे हुए हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी युगत खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले हौज का टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है, एक नल का नाम है पी जो 4 घंटे का समय ले रहा है हौज को भरने में। दूसरा नल का नाम है दोस्तों यहाँ पे क्यू जो है 8 घंटे का समय ले रहा है और आर जो है वो 12 घंटे का समय ले रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक अन्य नल एस पूरे हौज को 10 घंटे में खाली करता है। तो एस जो है दोस्तों 10 घंटे में खाली करने का काम कर रहा है। तो दोस्तों जो भर रहा है उसको आप प्लस से डिनोट कर लीजिए। पी, क्यू और आर जो है दोस्तों ये जो है टंकी को भरने का काम कर रहा है, लेकिन एस जो है खाली करने का काम कर रहा है। तो खाली करने का काम कर रहा है तो इसको मैं माइनस साइन से डिनोट कर दिया हूँ। अब आप इस चारों का जो है एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब कि टोटल वर्क आप निकाल लेंगे, टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे टंकी का। तो दोस्तों 4, 8 और 12 और 10 का मैं जब अगर लसा लूँ, एलसीएम लूँ, तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 120। तो दोस्तों पी का एक दिन का क्षमता आप निकाल सकते हैं कि अगर मैं 4 से 120 में डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 30। मतलब कि एक दिन में जो है पी 30 भरता होगा। उसी प्रकार दोस्तों आप 8 से अगर 120 में डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है 15। तो दोस्तों एक दिन में पी जो है क्यू जो है दोस्तों कितना भरता होगा, 15 भरता होगा। उसी प्रकार 12 से अगर मैं 120 में डिवाइड कर दूँ तो एक दिन में आर का क्षमता आ जाएगा दोस्तों 10 भरता है ये। उसी प्रकार एस जो है अगर 10 खाली करता है तो 120 को खाली करने में उसका जो है एक दिन का कैपेसिटी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो 12 खाली करता होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप क्वेश्चन में जब आगे बढ़ेंगे तो आगे लिख रहा है कि कौन सी युगत खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी। दोस्तों आपको ऑप्शन में बताना है कि ऑप्शन में जो आपको कंडीशन दिया है उससे बताना है कि सबसे जल्दी जो है सबसे कम समय में हौज को किस कंडीशन के द्वारा भरा जा सकता है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि अगर एक ही नल काम करेगा तो ज़्यादा समय लेगा, अगर 2 नल काम करेगा उससे थोड़ा कम समय लगेगा और तीसरा 3 नल अगर मिल करके काम करे तो उससे और ज़्यादा कम समय लगेगा। दोस्तों हमको कम समय में ही भरना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे 3 नल काम कर रहे होंगे वो सबसे कम समय लगाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा जो है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि तीसरा और चौथा ऑप्शन में दोस्तों 3 नल दिए हुआ है। तो दोस्तों आप 3 नल अगर यहाँ पे यूज़ करके बनाते हैं तो 3 नल अगर मिल करके टंकी को भरेंगे तो सबसे ज़्यादा कम समय यही लेंगे। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 3 से अगर आप चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि पी और आर और एस को खोला जाए तो पी दोस्तों कितना है 30 और आर कितना है 10। तो 30 और 10 हो गया दोस्तों कितना 40। और अगर दोस्तों 40 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो ये हो जाएगा दोस्तों 28। तो 28 की क्षमता से अगर ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से अगर 28 की क्षमता से अगर ये भरता है 28 टंकी 120 टंकी को 28 की क्षमता से, तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको काटेंगे तो कट के हो जाएगा दोस्तों ये 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 7 और ये कट के हो जाएगा 30। तो दोस्तों इसको कितना समय लगा, तो आप इसको कह सकते हैं 30/7। लगभग ये दोस्तों कितना के रेंज में आ जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग के रेंज में आ जाएगा। लगभग इसका 4 घंटा का समय लगेगा दोस्तों भरने में। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 को करूं तो 4 में आपको पी क्यू और एस को जब खोला जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो पी का क्षमता 30, क्यू का क्षमता दोस्तों 15, 30 और 15 हो गया 45 और एस खाली कर रहा है दोस्तों। तो 45 में से अगर वो 12 खाली कर देगा तो कितना बन जाएगा दोस्तों 33। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन से अगर मैं चलता हूँ तो 120 टंकी को अगर पर डे अगर 33 के हिसाब से अगर भरा जा रहा है तो कितना समय लगेगा दोस्तों, तो आप इसको 3 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा दोस्तों 40। तो 40/11 दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि 11 या 33, उसके बाद ये लमसम आ जाएगा कितना 11 छक 66,
लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि सबसे कम समय किसको लग रहा है। तो अगर मैं तीसरे ऑप्शन से चला हूँ तो यहाँ पे लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा था, और चौथे ऑप्शन से दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3.5 घंटे से कुछ ज़्यादा समय लग रहा है। तो दोस्तों आप सबसे कम समय आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 से टंकी को भरने में सबसे कम समय लग रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आप लोग जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 79 नंबर में लिख रहा है, 2 आदमी 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर के खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला तथा एक बच्चे की कार्य क्षमता 5:4:2 के अनुपात में हो तो 6 आदमी, 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल के एक खेत की निराई कितने समय में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा जा रहा है वैसे आप लिख लेंगे। 2 आदमी, मैं 2A लिख देता हूँ, आदमी के लिए ए मान लिया हूँ। उसके बाद 3 महिलाएं प्लस 4 बच्चे, ये सब जो है दोस्तों कितने हेक्टेयर खेत को, 10 हेक्टेयर खेत को। तो दोस्तों इसका ये कार्य हुआ, उसे आप नीचे लिख लेंगे। टोटल वर्क को 10 हेक्टेयर काम किया, और ये कितने दिन में काम किया दोस्तों, 10 दिन में, उसके आप गुना कर लेंगे। तो दोस्तों सेम वर्क को यहाँ पे बाद में दोस्तों में यहाँ पे लिख रहा है कि 6 आदमी, 4 महिलाएं और 7 बच्चे। तो दोस्तों 6 आदमी प्लस 4 महिलाएं प्लस 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर खेत को, मतलब ये बटा में आ जाएगा 16, और कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों ये आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, सभी के क्षमता से आप यहाँ पे सबसे पहले गुना कर लेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप देखिए 10 से 10 कट जाएगा, तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक आदमी का क्षमता दोस्तों 5 का है, तो यहाँ 5 से 2 में गुना कर लीजिए। एक महिला का क्षमता दोस्तों दिया हुआ आपको 4 प्लस 4 गुने एक बच्चे का क्षमता 2, इसे आप सॉल्व कर लेंगे बराबर। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी वो वैल्यू पुट कर लीजिए। एक आदमी का क्षमता दोस्तों है 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद 4 गुने एक महिला का क्षमता दोस्तों दिए हुआ है 4 का, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एक बच्चे का क्षमता दिया हुआ है 2 का, तो 7 गुने 2 हो जाएगा। और ये सब मिलकर दोस्तों 16 हेक्टेयर खेत का काम कर रहे थे, और कितने दिन में कर रहे थे दोस्तों, इसके लिए आप एक्स मान लिए हैं। दोस्तों आप यहाँ पे गुना करके सबसे पहले ऐड करेंगे, तो 5 दूना 10, 4 तिये 12, 10 और 12 दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 में 4 दूना 8 जोड़ लूँगा अगर, तो हो जाएगा 30, 30 बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 5 6 30, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 30 और 16 दोस्तों हो जाएगा 46, और 7 दूना 14, 46 और 14 हो जाएगा दोस्तों 60, 60 बटे 16 गुने एक्स। दोस्तों अब यहाँ पे अब काट लेंगे, 30 दूना 60 और 2 से ये 16 कर जाएगा 8 टाइम्स। दोस्तों आप इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 8 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में लिख रहा है दोस्तों 80 नंबर में, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगुना है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। मैं यहाँ पे बना देता हूँ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये साइड जो है दोस्तों परपेंडिकुलर होता है, ये होता है दोस्तों बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में लिख रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगुना है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे किसी एक एंगल को x मान लेता हूँ तो ये उसका दुगुना हो जाएगा 2x। उसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एक एंगल इसमें 90 डिग्री पहले से ही है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि x और 2x का जो सम होगा वो 90 डिग्री और बचा। इसका मतलब दोस्तों x प्लस 2x को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो ये एंगल सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि कितना होगा, तो इन दोनों का सम दोस्तों हो जाएगा 90 डिग्री। दोस्तों आप यहाँ से कह सकते हैं 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोस्तों जब x का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, इसका मतलब मैं इसको 30 डिग्री लिख देता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो दोस्तों आप एक इसमें रेशियो कंसेप्ट जो है आप पढ़े होंगे, 30 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसका रेशियो होता है 1। उसी प्रकार दोस्तों 60 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसका रेशियो दोस्तों होता है √3, और 90 के सामने जो भुजा होता है दोस्तों उसका रेशियो होता है 2। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्ण की लंबाई रेशियो में है 2, लेकिन रियल में है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। तो एक का मान आप निकालेंगे दोस्तों, तो 2 से अगर मैं 10 को डिवाइड दे दूँ ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एक का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर निकल गया दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे चाहिए दोस्तों √3 का भी मान। तो √3 का मान हो जाएगा, एक का वैल्यू अगर 5 है तो √3 का वैल्यू 5 गुने √3, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 √3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक का मान ये आ गया 5 सेंटीमीटर, और ये आ गया दोस्तों बेस इसका आ गया 5 √3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का या किसी भी त्रिभुज का
एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस फार्मूले में अगर रखते हैं वैल्यू तो 1/2 इंटू बेस कितना है दोस्तों 5√3 और मल्टीप्लाई हाइपोटेनस या हाइट कितना है दोस्तों 5। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू कटने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको गुना जब करेंगे तो 25√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 81 नंबर में लिखा जा रहा है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने नए त्रिभुज की परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमाप से अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज को आप दोस्तों सबसे पहले इस तरह बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में करेंगे प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ये शीर्ष बिंदु इसका ये है, इसके समानांतर मैं ये भुजा पार देता हूँ। उसी प्रकार दोस्तों ये वाले शीर्ष बिंदु से मैं इधर भी भुजा दोस्तों पार देता हूँ, इस तरह करके इस शीर्ष बिंदु से। उसी प्रकार दोस्तों इस शीर्ष बिंदु से इस तरह बन जाएगा जो इस भुजा के समानांतर होगा। दोस्तों मैं इसको पहले मिला देता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में लिखा जा रहा है इस प्रकार बने नए त्रिभुज की परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमाप से अनुपात आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो सबसे बाहर में त्रिभुज बना है बड़ा वाला ये नया त्रिभुज है, और जो पहले से ये अंदर वाला जो त्रिभुज था ये छोटा त्रिभुज था। तो सबसे पहले दोस्तों ये बाहर वाले का मैं परिमाप निकालूंगा, फिर अंदर वाले का भी परिमाप निकाल के दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, इसमें एक प्रमेय छुपा हुआ है दोस्तों कि बाहर वाले त्रिभुज का जो परिमाप है दोस्तों वो परिमाप जो है इसका छोटे वाले त्रिभुज के परिमाप से 2 गुना होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज का अगर मैं नाम दे दूँ ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और अंदर वाले त्रिभुज का नाम दे दूँ पी, क्यू और आर। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ए पी बी त्रिभुज ए पी बी का परिमाप जो होगा दोस्तों त्रिभुज ए पी बी का परिमाप अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, इसका रेशियो जो दोस्तों हो जाएगा ये रेशियो आ जाए आपको 2:1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2:1 ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ, शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुआ तो कुल लाभ कितना था, आपको दोस्तों यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि कुल लाभ जो कह रहा है मैं इधर बता देता हूँ साइड में 3/5 जो है ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ दोस्तों। तो दोस्तों कुल लाभ से तुलना हो रहा है, तो लाभ से तुलना इसके कुल लाभ से जिससे तुलना हो रहा है दोस्तों तो ये नीचे वाला वैल्यू हो गया आपको 5। तो कुल लाभ दोस्तों यहाँ पे हो गया कितना 5। तो दोस्तों यहाँ पे कुल लाभ अगर 5 है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कुल लाभ जो है रेशियो में दोस्तों कितना है, कुल लाभ है दोस्तों यहाँ पे 5। उसी प्रकार दोस्तों ए को कितना लाभ मिला है, तो ए का लाभ मिला है दोस्तों 3। तो शेष लाभ दोस्तों कितना बचा, तो शेष लाभ इसमें से जो है बचा 2। शेष लाभ कितना बचा दोस्तों 2 बचा। दोस्तों आप क्वेश्चन में जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। तो दोस्तों बी और सी ने जो है बराबर बराबर अगर बांटा है तो बी और सी का रेशियो दोस्तों लाभ का कितना हो जाएगा 1:1, क्योंकि शेष लाभ तो 2 था और 2 को मैं जब बराबर बराबर बांटूँ तो 1:1 के ही हिस्सा में मिलेगा बी और सी को लाभ का हिस्सा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी और सी के लाभ का जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों ए को मिला था 3 और बी और सी को मिला है 1:1। तो दोस्तों लाभ का जो है हिस्सा हो गया 3:1:1। दोस्तों आपको क्वेश्चन में आगे लिख रहा है सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश मिलता है। तो रेशियो में दोस्तों आप देख रहे हैं कि सी को ए से कितना कम मिला है, 2 कम मिला है। यही 2 कम जो मिला है वो 400 रुपये के बराबर है, 400 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभांश जो है कुल लाभ कितना था। तो दोस्तों कुल लाभ जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कुल लाभ है यहाँ पे 5। मैंने ऊपर में लिखा था दोस्तों कुल लाभ कितना था 5, तो 5 का वैल्यू आप निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से अगर मैं 400 को काट लूँ तो ये दोस्तों ये कट जाएगा 200 टाइम्स। तो 1 का वैल्यू अगर 200 है तो दोस्तों 5 का वैल्यू 5 × 200, तो दोस्तों ये कितना जाएगा 1000। तो दोस्तों कुल लाभ इसका हो गया 1000 ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में दोस्तों लिखा जा रहा है कि 83 में 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ए अगर मैं दोनों संख्या को कुछ मान लेता हूँ, एक संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी अगर मान लेता हूँ तो इसका अनुपात आपको दिया है दोस्तों 4:5।
दोस्तों फिर आगे कह रहा है पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी। तो दोस्तों आप 20% का 4 में वृद्धि करेंगे और 20% का कमी इस 5 में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमी या वृद्धि अगर करना है तो यहाँ पे आप रेशियो में अगर इसको आप 0 यहाँ पे लगा भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी इसको कटने के बाद रेशियो इसका 4:5 ही रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले ए में दोस्तों क्या कह रहा है कि 20% का वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों इसमें आप अगर आप 20% का वृद्धि करते हैं तो इसका वैल्यू निकल के आ जाता है कितना दोस्तों, ये आता है 20%, मैं इसका 40 का निकाल दूँ तो ये हो जाता है 8। इसका मतलब 40 में 8 बढ़ जाएगा, मतलब कि 48 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों 50 जो है उसमें आपको कहा जा रहा है कि 20% का कमी हो रहा है। तो दोस्तों 50 का 20% हो जाएगा 10। इसका मतलब कि 50 में अगर मैं 10 कम कर दूँ तो ये हो जाएगा 40। तो दोस्तों इसका फाइनली रेशियो आप यहाँ पे काट करके आंसर निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा कितना से दोस्तों, तो ये कट जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको 8 से, 8 छक्का 48, 8 पंचे 40। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, 6:5। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में लिखा जा रहा है ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबा को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। तो मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से अनुपात कितना होगा, आपको ये बताना है दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मिश्र धातु है, एक सोना है एक तांबा है। सोना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं औरम, AU से डिनोट कर देते हैं, और तांबा को बोलते हैं दोस्तों कॉपर, CU से डिनोट कर देते हैं। एक पात्र जो है दोस्तों, एक बर्तन है ए, इसमें सोना और तांबा का अनुपात दोस्तों दिया हुआ है आपको 5:3। उसी प्रकार दोस्तों दूसरे बर्तन बी में सोना और तांबा का अनुपात दोस्तों दिया हुआ है 5:11। दोस्तों जब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ तो इसमें लिखा जा रहा है इन दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी धातु सी बनाई गई है, तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, समान मात्राओं को पिघलाकर दोस्तों करें तो आप यहाँ पे मात्रा को सेम सबसे पहले करेंगे, बराबर सबसे पहले कर लेंगे मात्रा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए पात्र में 5 और 3 8 की मात्रा थी धातुओं की। उसी प्रकार बी पात्र में दोस्तों आप 5 और 11 को जोड़ते हैं तो ये 16 का मात्रा था। दोस्तों यहाँ पे मात्रा समान नहीं है, मात्रा को समान करने के लिए दोस्तों कहा गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं 8 को 16 अगर बना लूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप जब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो फाइनली इसका रेशियो औरम, सोना और कॉपर का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये 2 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में 2 से करते हैं तो 5 दूना 10। उसी प्रकार दोस्तों आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 2 से, 3 दूना 6। और दोस्तों यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो ज्यों का त्यों आप यहाँ पे 5:11 लिख लेंगे दोस्तों। अब अगर आप दोस्तों जोड़ते हैं पहले मिश्रण को तो 10 6 16 और 5 और 11 16, तो मिश्रण की मात्रा दोस्तों बराबर हो गई। अब आपको दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक तीसरी मिश्र धातु सी में बनाई गई है। तो मिश्र धातु सी में बर्तनों का बर्तनों का नहीं, मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो बना है, ये जो है बर्तन सी के बारे में आपको कहा जा रहा है कि ये सी बर्तन का रेशियो बना है। तो दोस्तों आप जोड़ लेंगे, सोना को अगर आप जोड़ेंगे 10 और 5 हो जाएगा 15, और यहाँ पे जब तांबे को जोड़ लेंगे तो 6 और 11 का अगर मैं जोड़ लूँ तो हो जाएगा दोस्तों 17। तो दोस्तों सी बर्तन में सोने और तांबे का मिश्रण का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 15:17। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 85 नंबर में दोस्तों लिखा जा रहा है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0:2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु बताना है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है आपको दिया हुआ है, कितना है, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु है 15 वर्ष। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसका योग निकाल लेंगे, 40 × 15, इसका योग हो जाएगा दोस्तों कितना, 600। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में आगे लिख रहा है 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने पर। दोस्तों 10 नए विद्यार्थी अगर आ जाएँ, तो पहले 40 विद्यार्थी थे, अब 10 नए आ गए तो दोस्तों स्टूडेंट्स कितने हो गए, 50। तो औसत में वृद्धि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है 0.2। तो दोस्तों पहले औसत था 15, अब इस 15 का औसत में 0.2 की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों 15 में अगर आप 0.2 को जोड़ लेते हैं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 15.2। तो दोस्तों औसत जो है नया हो गया 15.2। दोस्तों जब इसको आप गुना करेंगे तो यहाँ से पॉइंट से, अगर मैं पॉइंट से यहाँ पे 0 को हटा सकता हूँ। अगर आप इसको गुना करते हैं 5 दूना 10, कैरी 1, 15 5 75, 1 76। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले 40 स्टूडेंट्स थे तो उसका औसत अगर 15 था तो आयु का योग 600। अब अगर दोस्तों 10 नए स्टूडेंट्स आए और औसत की वृद्धि 0.2 की जब हो गई तो उसका योग हो गया दोस्तों 760। तो दोस्तों जो नए स्टूडेंट्स आए वो कितना बढ़ा दिए योग, तो दोस्तों आप इसमें 760 में से अगर 600 को घटाते हैं तो 160 जो है योग 10 नए स्टूडेंट्स के आने के बाद बढ़े होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि नए विद्यार्थियों की औसत कितनी है। तो दोस्तों यही योग जो है 10 नए विद्यार्थियों के कारण बढ़े होंगे। तो दोस्तों आप इसको 10 से अगर भाग कर लेते हैं तो
नए विद्यार्थियों का औसत आ जाएगा दोस्तों 16। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 86 नंबर में लिखा जा रहा है दोस्तों कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का फार्मूला आप जानते होंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस, वो पहला डिस्टेंस 24 का चला है, दूसरा डिस्टेंस भी 24 का ही चला है और तीसरा डिस्टेंस भी 24 का चला है दोस्तों। तो दोस्तों 24 को आप 3 बार जोड़ेंगे तो 24 क्या हो जाएगा 72। तो टोटल डिस्टेंस दोस्तों 72 का वो चला है। और दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी चलने में उसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है। तो दोस्तों इसको समय कितना लगा होगा, तो आप अगर 6 से 24 को डिवाइड देते हैं दोस्तों तो यह आता है 4 घंटा। 6 चौक 24 तो 4 घंटे का समय लगा होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आगे अगर सॉल्व करते हैं तो अगला 24 किलोमीटर की दूरी वो 8 के चाल से चल रहा है, तो समय इसमें कितना लगा दोस्तों, तो 8 की 24, 3 घंटे का समय लगा होगा। और अगला 24 किलोमीटर का दूरी वो चला है 12 के चाल से, तो अगला 24 किलोमीटर की दूरी अगर 12 के चाल से चला है तो उसको समय दोस्तों लगा होगा कितना, 2 घंटा का, क्योंकि 12 दूना 24 हो जाता है। दोस्तों आप इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 4 3 7 और 2 9। तो 9 से इसको अगर आप डिवाइड देते हैं तो 9 8 72, मतलब दोस्तों इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 87 नंबर में लिखा जा रहा है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बताइए कि 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। तो दोस्तों हमने मान लिया कि पहले जो उसका औसत था दोस्तों, हमने उससे मान लिया कि पहले उसका कुछ औसत रहा होगा 8 पारियों का, जिसे हमने x मान लिया, इसको मैंने x सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों 8 पारियों में अगर वो x रन बनाया होगा दोस्तों तो वो 8x रन बनाया होगा। उसके बाद दोस्तों ये 8 पारी का योग हो गया। अब कह रहा है कि 9वीं पारी में 100 रन बनाता है दोस्तों, तो 9वीं पारी में वो 100 रन बना लिया, तो ये टोटल 9 पारियों का योग हो गया 8x प्लस 100। तो दोस्तों कह रहा है कि उसके रनों की औसत में 9 रन की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है टोटल 9 पारी का हो गया, और 9 पारी के बाद करा दोस्तों 9 रन की औसत वृद्धि होगी। दोस्तों पहले औसत था x, अब 9 की वृद्धि हो गई तो ये हो जाएगा x प्लस 9। तो दोस्तों यहाँ पे गुना कर लूँगा मैं x प्लस 9 को। तो दोस्तों ये 9 पारियों का इसका नया औसत या नया योग पता चल जाएगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8x प्लस 100 अब इज इक्वल टू 9x प्लस 81। दोस्तों जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 9x में से 8x घट के हो जाएगा दोस्तों x इज इक्वल टू 100 में से अगर मैं 81 को घटा दूँ दोस्तों तो ये हो जाएगा 19। तो दोस्तों आप x जो माने थे, ये x जो था वो पहले औसत था, तो x जो आया यहाँ पे दोस्तों x का मान 19, ये पुराना औसत है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसके नए रनों का औसत जो है क्या होगा। तो नया औसत दोस्तों निकालने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके औसत जो है 9 की वृद्धि हुई है दोस्तों, तो इसमें आप 9 जोड़ लेंगे तो दोस्तों इसका नया औसत 28 जो है आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिखा जा रहा है कि एक आदमी 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है, और वह उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे टोटल CP निकाल लेंगे, टोटल क्रैमूल निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप बताइए कि 60 रुपये में अगर 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, तो 60 रुपये में अगर 20 के भाव से खरीदा तो एक संतरे का दोस्तों आप कह सकते हैं कि 60 अपॉन हो जाएगा 20। उसके बाद दोस्तों दूसरे कंडीशन में यहाँ पे कह रहा है कि 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है, तो एक संतरे का यहाँ पे हो जाएगा मूल्य कितना दोस्तों, तो 60/30। तो दोस्तों आप इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 से यह कट जाएगा 3 बार में, 20 3 60 और 30 दूना 60। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया 3 और 2 5 रुपया। लेकिन ये दोस्तों 5 रुपया जो आया है वो कितने संतरे का आया है, 2 संतरे का दोस्तों। तो 2 संतरे का दोस्तों अगर आया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 2 संतरे का CP कितना गया दोस्तों, तो 5 रुपया। 2 संतरे का CP कितना गया दोस्तों, 5 रुपया। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब आगे जो है कह रहा है दोस्तों कि सबको जब एक जगह मिलाकर 60 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। तो दोस्तों आप एक संतरे का SP अगर निकालते हैं, एक संतरे का SP क्वेश्चन के अनुसार अगर निकालते हैं तो एक संतरे का SP हो जाएगा 60 को मैं अगर 25 से भाग दे दूं तो 60/25
तो दोस्तों आप इसे अगर काटते हैं तो ये आ जाता है 2.4 रुपया। तो दोस्तों एक संतरे को वह बेच कितना में रहा है, 2.4 रुपये में। लेकिन दोस्तों हमको तो 2 संतरे का क्रय मूल्य पता था, तो 2 संतरे का आप एसपी भी पता करेंगे। तो 2 संतरे का दोस्तों एसपी कितना हो जाएगा, अगर मैं 2.4 में 2 से गुना कर दूँ तो ये 4.8 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप आर्टिकल जब समान कर लिए, मतलब कि 2 संतरे का क्रय मूल्य 5 रुपया और 2 संतरे का विक्रय मूल्य 4.8 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने खरीदा था 5 रुपया में और बेच दिया उससे कम 4.8 रुपया में, तो कितने का लॉस हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप लॉस परसेंट ही निकालेंगे। तो दोस्तों लॉस आप कह सकते हैं यहाँ पे 0.2 का लॉस हो गया। अगर मैं 5 में से 4.8 को घटा लूँ तो लॉस हो गया 0.2 का। तो दोस्तों लॉस या प्रॉफिट क्रय मूल्य पे ही होता है, तो आप अपॉन में लिख लेंगे, क्रय मूल्य है 5 अपॉन 5 और मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो दोस्तों आप यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 10। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर काटेंगे 10 पच्चे 50 और 50 से ये 100 कर जाएगा 2 बार में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं कि 4% दोस्तों क्या हो जाएगा, हानि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में लिखा जा रहा है 89 में, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दूध जो है वो 50 केजी दिया हुआ है, शुद्ध दूध कह रहा है कि 50 केजी, और इसमें कितना पानी मिला दे दोस्तों कि 10% का उसको लाभ हो। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो 10% लाभ कमा रहा है वही 10% पानी मिला रहा है, इसलिए 10% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों आप सिर्फ क्या करेंगे कि 50 केजी जो दूध है उसका अगर आप यहाँ पे 10% निकाल लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप काट लेंगे तो ये 0 कट जाएगा और ये 50 का 10% दोस्तों आ जाएगा 5। इसका मतलब दोस्तों 5 लीटर अगर या 5 केजी उसमें अगर पानी मिला दे तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में लिखा जा रहा है, रीटा ने एक टेलीविज़न सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। उसने इसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो सेट का अंकित मूल्य क्या था, आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये देख रहे हैं कि 20% का छूट पर वो खरीदा है। इसका मतलब दोस्तों कि 80% में वो खरीदा है। 20% अगर छूट मिला तो 80% में खरीदा। इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों जब क्वेश्चन में आप आगे पढ़ेंगे तो लिख रहा है कि 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो दोस्तों जब 16,800 में बेचा है तभी उसको 800 का लाभ हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो खरीदा कितने में था, 16,000 में ही खरीदा था दोस्तों जब 16,000 में खरीदा था, अगर उसको 800 रुपये लाभ हुआ है, इसका मतलब 16,800 में वो बेचा। तो इसका मतलब दोस्तों आप 16,800 में खरीदें और 800 का लाभ हुआ, इसका मतलब वो 16,000 का क्रय मूल्य रहा होगा दोस्तों। 16,000 में खरीदे होंगे आप उसको, 16,800 में अगर बेचे हैं, 800 रुपये उस पर लाभ हुआ है, तो 16,000 का वो क्रय मूल्य था उसका। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेट का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है और अंकित मूल्य कभी भी आप जानते हैं कि 100% होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको काट लेंगे, 0 से 0 इसका कट जाएगा और 8 का ये आप देख रहे हैं कितना गुना है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पे 8 का ये 200 गुना है। 8 का 200 गुना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे दोस्तों 200 का गुना यहाँ पे करा लेंगे। तो अगर मैं 200 से 100 में गुना कर लूँ तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में दोस्तों लिखा जा रहा है, एक आदमी 10,000 रुपये के एक भाव को 5% तथा शेष को 6% पर निवेशित करता है। 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रति वर्ष 76.5 रुपये अधिक उत्पादन करता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 6% पर निवेशित धनराशि कितनी होगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10,000 रुपये मूलधन है और उसी मूलधन को दोस्तों 2 हिस्से में बांटा गया है और उस 2 हिस्से में आपको एक पर 5% का ब्याज लग रहा है और एक पे 6% का ब्याज लग रहा है। और 5% पर लगने वाला ब्याज जो है 6% पर लगने वाले ब्याज से 76.5 रुपये अधिक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ब्याज का अगर फार्मूला लगाते हैं तो दोस्तों ब्याज का फार्मूला आप जानते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। तो दोस्तों आपसे 6% पर निवेशित धनराशि पूछी जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप 6% पर जो निवेशित धनराशि है उसको आप मान लेंगे x, क्योंकि आपको उसी को निकालना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5% पर जो धनराशि का लाभ हो रहा है उसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10,000 का अगर वो वैल्यू है तो 10,000 में से अगर मैं x घटा लूँ, क्योंकि 6% पे जो मिला होगा वो x अगर मिला होगा तो 10,000 रुपये में से अगर x 6% मिला तो 5% पर 10,000 माइनस x मिला होगा। तो 5% से आप गुना कर लेंगे और दोनों का कितने समय के लिए दोस्तों, 1 साल के लिए है और अपन हो जाएगा 100। दोस्तों उसी प्रकार आप यहाँ कर लेंगे, 6% पर x धनराशि मिला तो 6% से गुना कर लेंगे और ये भी 1 साल के लिए था और अपॉन में 100। और इन दोनों का कितना ब्याज अधिक उत्पादन हुआ दोस्तों, इसका ब्याज अधिक उत्पादन हुआ 76.5 रुपया। दोस्तों आप यहाँ से
पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100। तो दोस्तों आप जब इधर दोनों का लसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे लसा जो है वो 100 आएगा, जो 100 इस 100 से इस बराबर वाले 100 से कट जाएगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 5 से अगर मैं 10,000 से गुना करा दूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 50,000 माइनस 5x माइनस 6x इज इक्वल टू दोस्तों इधर आ गया कितना बच रहा है 76 50। दोस्तों आप इससे जब सॉल्व करते हैं तो -5x और -6x को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो -11x हो जाएगा, जो बराबर की दूसरी तरफ जा करके दोस्तों 11x बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये 50,000 में से दोस्तों 7600 इधर 7650 जो है इधर आकर के 50,000 में से घटेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 11x इज इक्वल टू दोस्तों ये हो जाएगा, अगर आप इसको घटाते हैं तो 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और दोस्तों ये हो जाएगा 5 जो है वो 4 बन जाएगा। दोस्तों आप इससे जब आप काटते हैं तो हो जाएगा ये 11 या 33, दोस्तों यहाँ बच रहा है 42 में से 33 अगर हो गया, यहाँ पे कितना बचा 9, तो 93 बनेगा दोस्तों। तो 11 8 88 बच गया 5, 11 5 55 और 0। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने 6% पर निवेशित धनराशि को x माना था और इसका वैल्यू आपको पता चल गया 3850, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिखा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्षों में 2662 रुपये होती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की दर दोस्तों आपको बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ब्याज की दर पता करने के लिए आप देख रहे हैं कि समय में कितने वर्ष का अंतर दिया है। तो समय में दोस्तों 2 साल से तीसरे साल का अगर हुआ तो ये 1 साल का समय का अंतर दिया, तो दोस्तों 1 साल में ब्याज कितने का मिला उसको, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि 1 साल में जो ब्याज मिला है दोस्तों, यहाँ पे आप इसको घटा लेंगे 2662 में से अगर मैं 2420 को घटा लेता हूँ तो दोस्तों आप इसको जब घटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना 242। 1 साल का ब्याज आपको पता चल गया दोस्तों, इस साल 1 साल का ऐसे ही आपको पता चल गया 242। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि दर प्रतिशत कितना होगा। दर प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि 242 का ब्याज मिला है, कितने पर मिला है दोस्तों, तो जो पिछले साल 2 साल का था मिश्र धन उस पर मिला है दोस्तों। तो 2420 पे अगर 242 का ब्याज मिला तो प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों आप 100% से गुना करेंगे, तो मैं 0 से 0 काट लेता हूँ और 242 से 242 अगर कट गया तो ये दोस्तों बच गया कितना दर प्रतिशत 10%। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन 93 नंबर में लिख रहा है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर की तथा सी को 70 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकेगा, आपको ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी जो है कितनी कितनी दूरी को जो है दोस्तों चलेंगे इस रेस में। तो दोस्तों कह रहा है कि ए जो है बी को 40 मीटर की रियायत देता है और सी को 70 मीटर की प्रस्थान रियायत देता है, कितने मीटर की दौड़ में दोस्तों, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में। इसका मतलब दोस्तों कि ए जो है वो 1 किलोमीटर का पूरा दौड़ दौड़ेगा, मतलब कि 1 किलोमीटर का मतलब कि वो 1000 मीटर को दौड़ेगा, और ए जो है बी को 40 मीटर की प्रस्थान रियायत दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ए से 40 मीटर आगे से खड़ा होगा, तो 40 मीटर जब आगे वो खड़ा होगा तो वो 1000 मीटर की दौड़ को पूरा नहीं करेगा, तो केवल कितना करेगा दोस्तों, तो ये 40 मीटर कम करेगा। इसका मतलब कि ये केवल 960 मीटर की दूरी को कवर करेगा। उसी प्रकार दोस्तों ए जो है वो सी को 70 मीटर की प्रस्थान रियायत दे रहा है, इसका मतलब कि वो ए से 70 मीटर आगे से खड़ा होगा तो वो भी 1000 मीटर की दौड़ को पूरा नहीं करेगा, तो केवल कितना करेगा दोस्तों, तो केवल सी जो है 930 के दौड़ को पूरा करेगा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में आपको लिख रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकेगा। तो दोस्तों आपको बी और सी का ही केवल पूछ रहा है, तो इसको आप जो है अलग कर लेंगे। तो दोस्तों बी और सी का रेशियो को अगर आप काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसको मैं अगर 3 से काट लेता हूँ तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। तो दोस्तों बी और सी का रेशियो आ गया 32:31 का। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी 32 के दौर को पूरा करता है तो सी जो है वो 31 के दौर को पूरा करता है, तो वो कितने का रियायत दे सकता है दोस्तों, तो वो जो है सी को 1 के रियायत दे सकता है, कितने के दौर में, तो 32 के दौर में। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने का रियायत वो सी को दे सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर के दौर में आपसे इससे पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसको दोस्तों काट लेते हैं तो ये 8 से कट जाएगा, 8 चौका 32, ये कट जाएगा 8 से 125 बार में। दोस्तों आप इससे जब आगे सॉल्व करते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4 और एक 5/4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 94 नंबर में लिख रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत देकर भी 20 सेकेंड से जीत जाता है, किंतु यदि ए बी को 25 सेकेंड की प्रस्थान रियायत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है।
ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए 2 कंडीशन यहाँ पे दिया है। तो कंडीशन 1 से अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो कंडीशन 1 में दोस्तों यहाँ पे ए और बी कितने दूरी को तय किया दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप उसके रेशियो को लिख लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ए जो है पूरे 1 किलोमीटर को यानी कि 1000 मीटर के डिस्टेंस को पूरा किया होगा, और 100 मीटर की प्रस्थान रियायत वो बी को दे रहा है। इसका मतलब कि बी 100 मीटर कम दूरी को जो है कवर किया होगा। इसका मतलब बी जो है दोस्तों कितना कवर किया होगा, तो केवल 900 मीटर दूरी ही चला होगा। उसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे टाइम का भी रेशियो लिख लेंगे, क्योंकि टाइम के बारे में दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि ए बी को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत देकर भी 20 सेकेंड से जीत जाता है। मतलब कि दोस्तों ए अगर टी समय ले रहा है तो बी जो है वो 20 सेकेंड पहले हार जा रहा है उससे। इसका मतलब बी जो है वो 20 सेकेंड इससे ज़्यादा ले रहा है, मतलब कि t+20 हो जाएगा बी का टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल लेंगे ए और बी का चाल का रेशियो। तो दोस्तों आप ए का अगर स्पीड निकालते हैं, स्पीड ऑफ ए अगर निकालते हैं दोस्तों, तो स्पीड का वैल्यू आपको पता होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों ए का स्पीड अगर आप निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस कवर किया है 1000 मीटर का, कितने समय में, टी समय में, तो 1000/t स्पीड हो जाएगा ए का। अब बी का स्पीड अगर आप निकालते हैं तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा ये, बी जो है डिस्टेंस कवर किया है 900, और कितने समय में दोस्तों कवर किया है, तो ये कवर किया दोस्तों t+20 समय में। तो दोस्तों ये स्पीड हो जाएगा बी का। उसके बाद दोस्तों अब कंडीशन दूसरे में ये कह रहा है, दूसरे कंडीशन से अगर आप चलते हैं तो दूसरे कंडीशन में आपको ये कह रहा है, ए और बी को आप फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। और दोस्तों इस बार आपको कह रहा है कि ए बी को 25 सेकेंड की प्रस्थान रियायत देता है, तो बी 50 मीटर से जीत जाता है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों बी जो है 50 मीटर से अगर जीत जाता है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस का अगर रेशियो आप लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है पूरे डिस्टेंस को वो ख़त्म किया है। मतलब कि इस बार बी जो है वो 1000 मीटर दौड़ा है और बी जो है 50 मीटर से जीत जाता है। इसका मतलब कि ए जो है उससे 50 मीटर पीछे ही रह गया। तब ए कितना डिस्टेंस चला, केवल, तो केवल आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है 950 की दूरी को ही तय किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लिख लेंगे कि यहाँ पे आपको समय का जो डिफरेंस दे रहा है दोस्तों, टाइम डिफरेंस जो दे रहा है, समय का अंतर, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ कि कितना समय का वो उसको प्रस्थान रियायत दिया था दोस्तों। तो समय का जो दोस्तों डिफरेंस हो जाएगा, इसका अंतर आपको दोस्तों दिया हुआ है 25 सेकेंड। इसका दोस्तों आपको अंतर दिया हुआ है 25 सेकेंड। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आप आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 सेकंड का अगर उसको प्रस्थान रियायत दे रहा है, तो टाइम डिफरेंस इतना होने के कारण 50 मीटर से बी जो है वो अब ए को हराया है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय कितना होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप टाइम डिफरेंस के अनुसार आप निकाल सकते हैं कि ए जो है वो 1000 मीटर के डिस्टेंस को कितने चाल से कवर कर रहा है दोस्तों। तो ए का चाल दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 1000 अपॉन टी। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा मैं गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लेंगे बी का स्पीड लिख लेंगे दोस्तों। आप अगर दोस्तों यहाँ पे बी का स्पीड अगर आप लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बी का स्पीड कितना हो जाएगा, ए जो है दोस्तों चला है, बी का स्पीड दोस्तों अगर आप लिख लेते हैं तो ये 1000 के डिस्टेंस को कितने स्पीड से दोस्तों कवर किया है, तो ये हो गया 900 के स्पीड से दोस्तों कवर किया है, 900/t+2 के स्पीड से कवर किया है। तो इसका ये हो जाएगा टाइम, बी का टाइम दोस्तों ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ए जो है वो इस बार 950 दूरी को ही चल पाया है, लेकिन बी का जो चाल था दोस्तों आप दे सकते हैं, बी का नहीं सॉरी दोस्तों, ए का जो चाल था दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1000/t था। तो 1000/t से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो दूरी बटे चाल यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये ए का टाइम आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका टाइम के बीच का जो डिफरेंस दिया है वो कितने का दिया है, 25 सेकेंड का दिया है दोस्तों आप इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1000/900। दोस्तों ये t+20 जो है वो पलट करके ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, t+20 यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस, दोस्तों यहाँ पे ये टी जो है वो पलट के 950 से गुना हो जाएगा, तो 950 टी हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अपॉन हो जाएगा 1000। दोस्तों आप इसे जब आगे सॉल्व करते हैं बराबर में हो जाएगा 25, और यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे इसका 2 0 से 1000 का ये 2 0 कट जाएगा। दोस्तों जब आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका टी का जो मान आ जाएगा दोस्तों, जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 500/29। दोस्तों इसे आप सॉल्व कर लेंगे आगे, ऐसे इसका आंसर दोस्तों 500/29 ही आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिखा जा रहा है
कि कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक ही रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है और वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को भी पार कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी का चाल तो दोस्तों समान ही होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों दिया है 110 और ट्रेन की लंबाई दोस्तों हमको पता नहीं है। तो दोस्तों ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो खुद की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के लेंथ को जो है कवर करेगा, वही टोटल डिस्टेंस होगा। तो 110 जो हो गया दोस्तों ये प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोस्तों आपको दिया नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके लिए टी मान लेता हूँ। ये हो गया दूरी अपॉन इसमें कितना समय लग रहा है दोस्तों, ये 40। तो दोस्तों ये स्पीड आ जाएगा किसका, ट्रेन का। तो ये स्पीड जो है ट्रेन का दूसरे कंडीशन में ये बराबर होगा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस बार जो है वो लड़के को अगर पार कर रहा है ट्रेन, तो उसका कुल दूरी वो तय कर रहा है अपने ही लंबाई के बराबर। तो ट्रेन का जो लंबाई होगा इस बार डिस्टेंस वो कवर करेगा और कितने के समय में कवर कर रहा है दोस्तों, तो 30 के समय में कवर कर रहा है। तो इस बार इसका स्पीड हो जाएगा T/30। तो दोस्तों इसको जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 काट लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं इसको करूँगा तो 4t इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 110 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 330 प्लस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3t। दोस्तों आप 3t को इधर लाके घटाएंगे, 4t में से ये अगर घटेगा तो हो जाएगा t और t इज इक्वल टू दोस्तों इधर क्या बच जाएगा 330। तो दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा था कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो 330 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिखा जा रहा है 96 नंबर में, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेंगी, ये आपको दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर बोट शांत जल में जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो चल रहा है। तो दोस्तों मोटर बोट या किसी भी व्यक्ति या किसी भी नाव या जहाज़ का जो आप चाल मानेंगे उसको x मानेंगे और x का चाल दोस्तों आपको दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दे रहा है कि और यहाँ पे धारा की चाल जो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ है, जिसे आपको पता करना है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों आप धारा के अनुकूल यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को आप जोड़ लेंगे, मतलब कि x प्लस वाई का मान जो होगा धारा के अनुकूल बताएगा इसका चाल। तो दोस्तों धारा के अनुकूल जो है x का चाल था 45 और धारा का चाल था दोस्तों y, तो ये हो जाएगा इसके धारा के अनुकूल चाल दोस्तों इतना किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी को वो चलने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगाया है। तो दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट को जब आप यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो 20 को अगर आप 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आवर में। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 इकाई 20 20 3 60। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4/3 घंटा 4/3 घंटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुकूल जाने में इसको इतना की चाल से वो चला है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितना चला है दोस्तों 80 बटे समय कितना लगाया दोस्तों 4/3। तो बट्टा का 3 दोस्तों पलट करके ऊपर जाएगा और 4 से अगर मैं ये 80 को कट लूँ तो दोस्तों ये कट जाएगा 20 से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर मैं लिख देता हूँ 20 दिया 60 और ये 45 आकर के इधर घट जाएगा। तो दोस्तों इसका घटने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा आंसर नहीं सॉरी दोस्तों इसका y का चाल मतलब कि धारा का चाल कितना आ जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये धारा का चाल हम लोग निकाल लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आप धारा की विपरीत दिशा में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें धारा की विपरीत दिशा में इसका चाल पता कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू है 45 ऊपर में और धारा का चाल निकला है दोस्तों 15। इसका मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में दोस्तों चाल कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसी दूरी को मतलब कि 80 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत दिशा में अगर वो कवर करे तो समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा दोस्तों। तो 80 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 30 के चाल से चलता है दोस्तों तो 0 से 0 अगर आप काट लेते हैं 80/3 30 हो जाएगा। तो 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा और अब इससे जब आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है कितना 3 दूना 6 और 2 8/3 मतलब कि 2 पूर्णांक दोस्तों कितना हो जाएगा 2.2/3। तो दोस्तों इसको आप 2/3 को अगर आप आवर से मिनट में बदलते हैं तो यहाँ पे 60 से गुना कर लीजिए। 3 को अगर मैं 60 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 20। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि 2 घंटा और 20 दूना 40 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। 2 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल दोस्तों इसमें लिखा जा रहा है, एक प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी ने 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन अगले राउंड चक्र में जाने के लिए 30 अंकों से वह असफल हो गया। अर्हक मतलब क्वालिफाइंग नंबर जो है से उसे 30 अंक अधिक प्राप्त करने वाले एक अन्य अभ्यर्थी ने 45% प्राप्त किया। तो प्रतियोगिता में अर्हक मतलब क्वालिफाइंग अंक कितने के थे वो आपको दोस्तों इसमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि अगर एक प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी 30% अंक प्राप्त किया है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए 30% उसको प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों कह रहे हैं कि अगले चक्र राउंड में उसको 30 अंक से वो असफल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों 30 अंक से अगर वो असफल हो गया तो वो सफल होने के लिए उसको अगर और 30 अंक मिल जाता तो वो सफल हो जाता। तो दोस्तों 30% तो उसको आया ही था, लेकिन 30 अंक और मिल जाता तो उसको जो है क्वालिफाइंग नंबर मिल जाता दोस्तों। तो ये क्वालिफाइंग नंबर हो जाएगा 30% प्लस 30 नंबर। तो दोस्तों ये जो है बराबर है। दूसरे कंडीशन में यही चीज़ को क्या कह रहा है दोस्तों कि अर्हक अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त करने वाले एक अन्य अभ्यर्थी ने 45% अंक प्राप्त किया। दोस्तों एक अन्य अभ्यर्थी जो है उसको जो है पासिंग मार्क से मतलब क्वालिफाइंग नंबर से 45% नंबर आया, लेकिन उसको 30 अंक ज़्यादा प्राप्त हो गया दोस्तों। तो 30 अंक जब ज़्यादा प्राप्त हुआ तो क्वालिफाइंग नंबर पे पहुंचने के लिए 30 अंक मैं अगर इसके नंबर में से माइनस कर दूं तो ये भी क्वालिफाइंग नंबर के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों दोनों कंडीशन में ये भी क्वालिफाइंग नंबर का मार्क्स हुआ, ये भी क्वालिफाइंग नंबर का मार्क्स हुआ। तो दोस्तों आप परसेंट को परसेंट में आपस में सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप 45% में से ये 30% अगर आप घटाते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा 15%। और अगर दोस्तों आप -30 को इधर ले आएंगे तो ये -30 और हो जाएगा +30। तो 30 और 30 जुड़ करके हो जाएगा दोस्तों 60। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15% का वैल्यू अगर 60 है तो 100% का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो 100% का वैल्यू आप निकाल लेंगे अगर तो 15% का वैल्यू देख रहे हैं कि 60 है तो 15 का ये कितना गुना है, 4 गुना। तो दोस्तों 100 का भी आप 4 गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, 400 नंबर। दोस्तों ये क्वालिफाइंग नंबर जो है आपको 400 नंबर निकल गया। लेकिन दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है प्रतियोगिता में क्वालिफाइंग अंक कितने, तो टोटल जो है वो परीक्षा था 400 का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपको निकालने हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों अगर आपको निकालना है तो दोस्तों ये आप 400 का अगर आप किसी एक में वैल्यू पुट कर लेंगे दोस्तों, या तो इसमें पुट कर लीजिए या तो इसमें पुट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 400 का अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ 30%, 400 का अगर मैं 30% निकाल दूँ तो 400/30। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 जोड़ना भी होगा क्योंकि मैं इस वाले वैल्यू में रख रहा हूँ इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4×3 = 120 + 30 हो जाएगा दोस्तों कितना, 150। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में लिखा जा रहा है कि एक लड़की 7500 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इससे 25% की हानि पर बेच दी। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों कह रहा है कि 7500 रुपये में एक साइकिल खरीदी गई है दोस्तों। तो दोस्तों खरीद दाम हमेशा हम लोग मानते हैं कितना, 100%। क्रय मूल्य अगर 100% है दोस्तों, 100% का मान आपको दिया हुआ है कितना, 7500 रुपया। तो दोस्तों जब बेचा जा रहा है 25% की उस पर हानि हो गई। तो दोस्तों जब 25% की हानि हो गई तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 75%। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 का वैल्यू अगर 7500 है तो 100 का ये कितना गुना है, तो दोस्तों 100 का आप कह सकते हैं कि ये 75 गुना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे भी 75 गुना करा लेंगे। तो दोस्तों आप 75 को जब 75 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 25 7 8 56। मतलब कि दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा 5625, मतलब ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 99 नंबर में लिख रहा है, 7 लोगों का औसत वजन तब 5 kg बढ़ जाता है जब 55 kg वजन वाले व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा दोस्तों आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिख रहा है 7 लोगों का औसत वजन 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो दोस्तों 5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो जब 55 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आता है तो दोस्तों 55 किलोग्राम वाला जो है, अब औसत जब बढ़ा है तो जो आया होगा दोस्तों वो 55 तो रहा ही होगा, 55 से कुछ ज़्यादा रहा होगा। ज़्यादा इसलिए रहा होगा दोस्तों क्योंकि 5 kg जो है वो बढ़ा रहा है। और दोस्तों 5 kg जो बढ़ा रहा है वो 7 लोगों का जो है अब बढ़ जा रहा है। 7 लोगों पर अगर 5-5 kg दोस्तों अगर बढ़ेगा तो 7 × 5 बढ़ेगा दोस्तों। इसका मतलब कि नए व्यक्ति का जो वजन होगा दोस्तों वो इतना होगा, मतलब कि 55 + 7 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 × 5 = 35। तो दोस्तों आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 kg। तो दोस्तों जो आने वाला व्यक्ति होगा उसका वजन हो जाएगा 90 kg, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 100 में लिखा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे
कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें और पाई का मान दोस्तों आपका दिया हुआ है 22/7 लेना है। तो दोस्तों आपको बेलन का आयतन जो है निकालने के लिए दे रहा है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और दोस्तों यहाँ पे जब मैं इसका वैल्यू पुट करूँ, पाई का वैल्यू जो है 22/7 रख लीजिए, गुने रेडियस दोस्तों दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर का मतलब कि 7 को मैं 2 बार गुना में लिख सकता हूँ, 7 गुने 7, और गुने ऊंचाई दोस्तों दिए हुए यहाँ पे 10। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक साथ से एक साथ को काट लेंगे और दोस्तों यहाँ पे आप गुना कर लेंगे 22 को 7 से और फिर 10 से। तो 22 को 7 से मैं अगर गुना कर लूँ, 7 दूना 14, कैरी 1, 7 दूना 14 1 15। दोस्तों आप 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये 0 लग जाएगा और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ऐसे ही और भी अगले सेट्स के लिए, अगले सेट के वीडियो के लिए, सेट नंबर 6 के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।